इन दिनों एक नया विषय चिंता का कारण बना हुआ है। विषय है कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की वजह से बढ़ते हुए हार्ट अटैक, बढ़ते हुए ब्रेन स्ट्रोक्स। क्या कोविशील्ड वैक्सीन की साइड इफेक्ट की वजह से ये समस्याएं हो रही हैं? इसमें वैक्सीन क्या है? इम्यूनिटी पहले भी बहुत मैटर कर रही थी, अब भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। टीटीएस क्या है? थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसिस, ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं, क्यों होती हैं ये? और टीटीएस में थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जो बोला जा रहा है, ये क्या है? खून गाढ़ा क्यों हो जाता है? खून को पतला करना क्यों जरूरी है और कैसे खून को पतला किया जा सकता है? खून का थक्का कब जमता है? इसके अलावा हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के लिए कौन से फैक्टर्स बेसिकली रेस्पॉन्सिबल हैं, और हम देखेंगे कि किन बातों का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि हम ये विषय पूरे तरीके से समझें कि ये जो चल रहा है ये क्या है और इसको कैसे, इस फेज को भी हमने कोविड का इतना बड़ा संकट का काल जो निकाल लिया, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारी सूझबूझ, हमारी समझदारी निश्चित ही काम आई है। जो लोग कोविड की वजह से काल के मुंह में गए, निश्चित ही कहीं ना कहीं ऐसा माना जाना चाहिए कि कुछ तो विधि का विधान भी होता है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हल्की बहुत इम्यूनिटी की कमजोरी या फिर उस समय छोटी मोटी लापरवाही की वजह से समस्याएं बड़ी हो गई, और छोटी समस्या जब बड़ी होती है तो परिणाम भी बहुत भयावह आ जाते हैं कभी कभी। तो आज हम इस वीडियो में अंत तक देखेंगे कि ये टर्म्स क्या है। सबसे पहला जो ये चल रहा है कि खून गाढ़ा हो रहा है, तो खून के गाढ़े होने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ब्लड एक्चुअली है क्या। तो हम ब्लड जब लिखते हैं, ब्लड जब पढ़ते हैं, तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड। सॉलिड पार्ट में आते हैं आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट। ये तीनों सेल जो हैं ये सॉलिड पार्ट में आते हैं। फिर रह जाता है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में आता है प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब खून के गाढ़े होने में सॉलिड और लिक्विड पार्ट जो दो खून के बेसिक कंस्टिट्यूएंट हैं, सॉलिड कंस्टिट्यूएंट का बढ़ जाना वो भी खून को गाढ़ा करेगा, और लिक्विड कंस्टिट्यूएंट्स का घट जाना ये भी खून को गाढ़ा करेगा। सॉलिड अगर बढ़ेगा तो खून गाढ़ा होगा, और लिक्विड अगर घटेगा तो भी खून गाढ़ा ही होगा। ये दो रीजन जो बेसिक रोल प्ले करते हैं खून को गाढ़ा होने में, या खून इनकी वजह से गाढ़ा होता है। दूसरा, रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉट्स। कि ब्लड क्लॉट क्यों हो रहा है? तो ब्लड की क्लॉटिंग में बेसिकली अगर पहले खून गाढ़ा हुआ और हीमोडायनेमिसिटी अगर थोड़ी बहुत भी कमजोर होगी, तो इसकी वजह से खून के थक्के जमने की टेंडेंसी बॉडी में थोड़ी ज्यादा आ जाती है। अब हम खून का थक्का जमने को लेकर के थ्रोम्बोसाइटोसिस इस चीज को देखते हैं जनरली, कि प्लेटलेट के नंबर्स जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन तब आ सकती है। लेकिन प्लेटलेट के काउंट अगर कम हो रहे हैं, तो आपने सुना भी होगा जैसे डेंगू में जब बुखार आता है तो प्लेटलेट काउंट का कम होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो कभी कभी ब्लीडिंग चालू हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं, कभी कभी सुना है ना कि ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, मसूड़ों में से खून आ रहा है या नाक में से खून आना चालू हो गया, ओहो प्लेटलेट बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर कमी आएगी प्लेटलेट की तो खून ब्लीडिंग मतलब होना चालू हो जाएगी। क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है ना वो डिस्टर्ब होगी उसकी वजह से, क्योंकि क्लॉटिंग मैकेनिज्म जब हम देखते हैं, खून का थक्का जमने की प्रोसेस जो है उसमें अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है तो क्लॉट फॉर्मेशन रुक जाता है, क्लॉट बन नहीं पाता है, और खून अगर निकलना एक बार चालू हो गया किसी भी वजह से, तो फिर वो खून
रुक नहीं पाता, ब्लीडिंग होती रहती है, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड का दो चीजें। हम सॉलिड और लिक्विड पार्ट हमने देखा। खून का थक्का जमने में प्लेटलेट काउंट अगर ज्यादा कम होंगे तो निश्चित ही खून का थक्का जमने जैसी प्रॉब्लम सामान्य तौर पर नहीं आती है। अब हम देख रहे हैं इसमें कि थ्रोम्बस जो है ना वो बने। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। मतलब आपके खून के कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं, सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स, जो खून के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो खून जिनसे मिलकर के बना है, अगर वो कहीं एक जगह पर गाढ़े होकर के, इकट्ठा होकर के रुकना चालू हो जाएंगे, जम जाएंगे, तब बोला जाएगा इसको थ्रोम्बस। थ्रोम्बस जब बनता है तो सामान्य तौर पर थ्रोम्बस खून की नलियों में अंदर की तरफ एक थक्के के रूप में रुक करके बनता है। एक स्टॉक रहेगा, वो वहां पर चिपक जाएगा खून की नली में, और वो जब तक चिपका हुआ है तब तक उसको थ्रोम्बस बोला जाएगा। जैसे ही वो वहां से छूट करके खून के साथ थ्रोम्बस बहना चालू होता है, तब इसी को एम्बोलिज्म बोलना चालू कर दिया जाता है, एम्बोलस बोला जाता है। मतलब वो थ्रोम्बस जब वेसल की दीवार को छोड़ करके खून के साथ बहना चालू करेगा, ऐसी कंडीशन, तो सामान्य तौर पर वो थ्रोम्बोसिस होती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या है? थ्रोम्बोसाइट का काउंट कम होना, इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। तो ये एक सिम्टोमेटोलॉजी आती है। अब हम देखेंगे कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स जो हैं, इनके होने में सबसे बड़ा कारण क्या है? तो हार्ट अटैक और जो ब्रेन स्ट्रोक्स हैं, ये सामान्य तौर पर आज की जीवन शैली इतनी खराब है, हम खाने पीने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। व्यायाम कभी कभार अगर हो जाए, होली दिवाली तो हो जाए, नहीं तो हम लगातार अपने कामों में व्यस्त इतने रहते हैं कि व्यायाम के लिए तब तक समय नहीं निकल पाता जब तक डॉक्टर्स ये ना कह दें कि भाई ये अब आपके लिए बिना ऑप्शन की चीज हो गई है, अब आपका व्यायाम ऑप्शनल नहीं रह गया है, आपको करना ही पड़ेगा। उसमें भी कुछ लोग नहीं कर पाते पूरे तरीके से। और अगर व्यायाम हो भी रहा है तो व्यायाम में क्या करना है, व्यायाम को कितनी बार करना है, व्यायाम को कितनी देर करना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। हम आगे ये सारा देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के होने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं। वो एक फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना, दूसरा है बीपी का बढ़ा हुआ होना, और तीसरा है स्ट्रेस। ये तीन बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपके हार्ट पर या आपके ब्रेन में कहीं कोई समस्या कब होगी। तो अगर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है और एकदम से तनाव आ जाए तो ये आपके हार्ट अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाएगा। लेकिन अब कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, बीपी क्यों बढ़ता है, तनाव क्यों आता है? अब तनाव ये जरूर आ रहा है यहां कि वैक्सीन लगवाई थी और एकदम से ये न्यूज आई कि वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, ये तनाव हो गया। अब ये तनाव आपको नुकसान कर सकता है। बीपी पहले से बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां पहले से चल रही हैं, और ये बात जो है ना ये मन में घर कर गई तनाव के रूप में। अब ये आपके लिए रीजन बन सकता है हार्ट अटैक का, या फिर यही रीजन सारे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी एंड स्ट्रेस, यही रीजन हो सकते हैं ब्रेन स्ट्रोक का। अगर बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो ये मान लीजिए पहले से भी तो रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हाई बीपी हाई कोलेस्ट्रॉल में किसी को हार्ट अटैक आता है, और आज से 10 साल पहले आता था तब भी तो यही कहा जा रहा है कि बीपी हाई था, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, मेंटेन नहीं कर पाया, ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया। या फिर बीपी इतने सालों से बीपी की दवाई चल रही थी, बीपी बढ़ा हुआ रहता था, दवाई बदलवाई नहीं, या फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता था, साथ में एकदम से तनाव ले लिया, इसकी वजह से पैरालिसिस, लकवा हो गया, ऊपर खून की नली फूटी, जिसकी वजह से ये बाईं तरफ फूटी तो दाएं तरफ का हाथ पैर गया, दाईं तरफ फूटी तो बाईं तरफ का हाथ पैर गया। ये तो सिंपल सी बात थी। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि थोड़ी समस्याएं
आपके मन में जब ज्यादा घर करती हैं तो वो बड़ा स्वरूप लेकर के आपको नुकसान करवा सकती हैं। इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है, इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है और कैसे आप इस समस्या से बच सकते हैं। और वैसे भी आज की स्थिति ऐसी है, हम जिस जीवन शैली में जी रहे हैं वो ऐसी जीवन शैली है कि बहुत ज्यादा कुछ भी कंफर्म नहीं है। हम जो खा पी रहे हैं, जैसे हम रह रहे हैं, जितने तनाव में हम काम कर रहे हैं, जितने तनाव आजकल पारिवारिक माहौल में बने हुए हैं, ये सारे के सारे पर्याप्त कारण हैं कुछ भी होने के लिए। इसलिए आप इन कारणों को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही इस समस्या से भी आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा एक बार ध्यान देकर के ये समझाएं कि ये हो क्या रहा है। अब हम देखें कि इतने सारे जब कारण अपन ने समझ लिए, बेसिकली किस चीज के लिए कहा जा रहा है, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, यही तो कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है और ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। अब हार्ट अटैक हो रहा है तो हार्ट अटैक होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या था, हार्ट अटैक, हार्ट फेल का मतलब आपके हार्ट में जो एफिशिएंसी जितनी होनी चाहिए आपके पूरे के पूरे शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड के साथ पहुंचाने के लिए, उतनी एफिशिएंसी से अगर हार्ट काम नहीं कर पाया, जैसे 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लाने हैं मिनिमम कि आप पास हो जाएं, और अगर 33 नहीं आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपका हार्ट अगर मिनिमम इतना काम करता रहता कि आपके डेली रिक्वायरमेंट्स या आप जो भी कर रहे हैं उसको पूरे तरीके से वो सप्लाई दे दे तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस काम को करने में जब हार्ट फेल हुआ, इसकी वजह से बोला जाता है हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अटैक, हार्ट अटैक। अब इस हार्ट अटैक का रीजन क्या था, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल का चिपक जाना, उसकी वजह से जो सॉलिडिफिकेशन हुआ, जो रिजिडिटी हुई वेसल्स में, खून की नलियों में, या फिर जो नैरोइंग हुई, जो अंदर खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स चिपक गए तो खून की नली सकरी हो गई, और सकरी नलियों पर वो खून जो थोड़ा गाढ़ा हो रहा था वो निकल नहीं पाया, जिसकी वजह से हार्ट की खून की नली में ही अगर खून नहीं निकल पाया, हार्ट को ही खून की सप्लाई कम मिली, तो फिर हार्ट की फंक्शनल एबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे हमको ही खाना कम मिलेगा तो फिर हम अपना काम कैसे कर पाएंगे। अगर हमको हमारा काम करना है तो हमको भोजन की भी तो आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही हार्ट को सही तरीके से काम करने के लिए हार्ट पर न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, और वो जो हार्ट पूरी जगह पहुंचाता है, अगर वो हार्ट पे ही नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट पूरी जगह पहुंचाने में भी फेल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा था, और जमी हुई कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून की नलियों का सकरा जो हो जाना था, उन सकरी खून की नलियों में गाढ़ा खून चला गया। अगर खून की नलियों का कोलेस्ट्रॉल निकाल दिया जाए, खून को थोड़ा पतला कर दिया जाए, तो यह हार्ट अटैक की समस्या से आप पूरे तरीके से बच सकते हैं। खून की नलियों के कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए क्या करना है, खून को पतला करने के लिए क्या करना है, यह हम आगे वीडियो में देख लेंगे। दूसरा है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब क्या है कि खून की नलियां जो ब्रेन पर हैं, उन नलियों पर प्रेशर बढ़ा। उन नलियों पर प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि बीपी बढ़ गया। बीपी क्यों बढ़ा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, तो डेफिनेटली रीजन बनेगा वो। और अगर ऐसे में थोड़ा तनाव आप ले गए, तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ करके गुजारिश है, ये जो चीजें चल रही हैं इन पर थोड़ा चिंतन जरूर करें, लेकिन चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता कहा जाता है ना, अपनी चिंता को चिंतन बना लीजिए। चिंतन जब बना लेंगे, चिंतन का मतलब क्या होता है, हमको आज के बाद क्या छोड़ देना है, हमको आज के बाद किस चीज का फॉलोअप नियमित करना है, ये चिंतन है। चिंता हम कैसे बचेंगे, कोविशील्ड का साइड इफेक्ट आ रहा है, उनको वो हो गया, हमारे साथ के थे उनको वैसा हो गया, ये जो है ना, ये चिंता है। तो इस चिंता से थोड़ा सा बचिए और प्रॉपर एनालिसिस करके
तुरंत जो चीजें करनी है वो करना चालू कर दीजिए। अब हम देखेंगे किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखा जाना चाहिए आहार का। आहार ही औषधि है। आहार ही औषधि है। जब तक हम अपने आहार को औषधि के रूप में लेते रहेंगे तब तक हमको औषधियों को भर भर के आहार के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी कभी, ना अब पड़ेगी। ये विशेष क्लियर है ये कि अगर हम ये ध्यान में रखें कि हमको क्या कितनी मात्रा में कैसे कब खाना है तो निश्चित ही हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। तो हमें बेसिक क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा फैट बढ़ा हुआ है, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हम फैट का इंटेक कम कर दें। अगर हमारी शुगर ज्यादा है तो हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दें। अगर हमारा बीपी ज्यादा रहता है तो हम नमक मिर्च मसाले कम से कम कर दें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। आहार में इतना ध्यान रख लिया जाए, बहुत चबा करके खाना चालू कर दिया जाए और समय पर खाना चालू करिए। नाश्ता जरूर करिए। नाश्ते का वो वाला जो सिद्धांत था ना कि टेक ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, ठूस के खा लो, नहीं। नाश्ते का मतलब अल्पाहार होता है, स्वल्पाहार, अल्प मात्रा में आहार। तो कलेवा कुंवर सा, कुंवर जैसा कलेवा कम मात्रा में, राजा के जैसा भोजन और प्रजा के जैसा डिनर आपका होना चाहिए। लंच राजा के जैसा, प्रजा के जैसा डिनर और कलेवा कुंवर जैसा। तो इजी डाइजेस्टिव 9 साढ़े 9 बजे के बाद नाश्ता हो जाए। लंच आपका प्रॉपर चपाती सब्जी दाल दही सब कुछ आप प्रॉपर तरीके से खा लीजिए। अगर आप प्रोटीन्स खा रहे हैं तो कोशिश करिए दोपहर में खाइए। प्रोटीन्स कभी भी रात को मत खाइए। और प्रोटीन खाने के बाद कम से कम 6 से 7 घंटे का गैप भी होना चाहिए। अगर 6-7 घंटे का, मिनिमम 6 घंटे का तो गैप होना ही चाहिए। अगर आपने 1 बजे के पहले पहले अपना लंच फ्री कर लिया है जिसमें आपने प्रोटीन्स खाए हैं तो आप 7 बजे के आसपास अपना डिनर ले सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये विशेष हो जाएगा आपका आहार में। अब हम देखते हैं दूसरा, कोलेस्ट्रॉल को और हाई बीपी को। ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के लिए मुख्य कारण मानी जाती हैं। तो कैसे भी करके कोलेस्ट्रॉल को और बीपी को मैनेज करने के लिए, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा आ रहा है, आप इंस्टेंट बहुत ज्यादा चक्करों में मत पड़िए। बेसिकली अगर आपको जरूरत लगे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जो होते हैं, दवाइयां जो होती हैं, उनका उपयोग आप कर लो। क्योंकि जब कम कर लोगे आप, उसके बाद आपके पास समय है। ये सिचुएशन थोड़ी समझने वाली है। मुझे पता है कि कुछ लोग इस वीडियो को देख करके ये भी कह सकते हैं कि दवाइयां प्रमोट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल अगर मान लो किसी का 280 आ रहा है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड मान लो 300 आ रहा है, 320 आ रहा है, हम तो अपनी चीजें करेंगे ही। हम खाने पीने में ध्यान रखेंगे, हम व्यायाम सही तरीके से करेंगे, हम लाइफस्टाइल का फॉलो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, हम कुछ काढ़े भी ले लेंगे। मैं भी जानता हूं, अर्जुन छाल का काढ़ा ले लो और बाकी चीजें, अर्जुन छाल दालचीनी मिला करके काढ़ा ले लो, या फिर त्रिफला का पाउडर लेके पहले हाथों को साफ कर लो, ये सब करेंगे। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 240 से ऊपर आ रहा है तो आप पहले पहले उसको 200 के नीचे नीचे लाने के लिए आप बेशक महीने भर दवाइयां अगर जरूरत पड़े आप ले लीजिए। ठीक है, आपका बीपी अगर ज्यादा है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आप बीपी की थोड़ी दवाइयां थोड़े दिन तक ले लीजिए। साथ में आप अपनी लाइफस्टाइल का फॉलोअप करिए, क्योंकि ये छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि कभी कभी हम तुरंत छोड़ने के चक्कर में नुकसान में चले जाते हैं। तो तुरंत नहीं, आप अच्छा फॉलोअप करिए। आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आना चालू हो जाए, फिर आप धीरे धीरे करके दवाइयों को टेपर करने का काम कर लीजिए। टेपर करते हुए अगर आपका नॉर्मल आता रहता है तो फिर आप धीरे धीरे करके, जैसे इंसुलिन भी कम कर लिया जाता है, डायबिटीज की दवाइयां भी कम हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी कम हो जाती हैं। डेफिनेटली आपकी जीवन शैली सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और मैं तो सबसे ज्यादा पक्षधर हूं इस चीज का कि केवल शुद्धि करिए और जीवन शैली का सही तरीके से फॉलोअप करिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कहा जाता है ना कि जो अभी की सिचुएशन है उसको अभी सुधार देना बहुत ज्यादा एक तरीके से वो मैनेजमेंट के पार्ट में ही आता है। आप तुरंत प्रभाव से जो आवश्यक है उसको तो आप कुछ समय के लिए कर लीजिए। उसके बाद उसको कैसे मैनेज करना है इसके लिए अपन आगे देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब है नियमित व्यायाम अति आवश्यक है।
अगर व्यायाम नियमित नहीं हो रहा है तो निश्चित ही कहा जाता है व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम। व्यायाम रोज नियमित अगर व्यायाम किया जाएगा तो स्वास्थ्य आपको मिलेगा ही। आपको आपकी इम्यूनिटी, अगर नियमित व्यायाम कोई करता रहता है तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, दिक्कत ही नहीं आएगी आपको कभी। तो नियमित व्यायाम जरूर करिए। व्यायाम में आपको जो अच्छा लगे, आप टहल सकते हैं, टहल लीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से सूर्य नमस्कार आपने सीखा हुआ है तो वो कर लीजिए। जोड़ों का व्यायाम, प्राणायाम ही कर लीजिए। अगर जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे हिला डुला नहीं जाता, हमसे ज्यादा चला फिरा नहीं जाता, तो फिर सीधे लेट करके मर्कटासन होता है, पैरों को दाएं बाएं करना, वो कर लीजिए। और पूरे जोड़ों का व्यायाम, जॉइंट एक्सरसाइजेस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, वो कर लीजिए। फिर बैठ करके प्राणायाम तो करा ही जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं प्राणायाम करने के लिए बाल्टी लगानी पड़ती है, हमसे नहीं लगती। जरूरी नहीं है कि प्राणायाम बाल्टी लगा के किया जाएगा या पद्मासन में ही किया जाएगा। आप जैसे मर्जी आए, कुछ नहीं से कुछ भला, आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो। खून प्राणायाम क्यों कराया जाता है? क्योंकि खून की चाल को बढ़ाना है। खून की चाल आप चेयर पे बैठ के कर लो, सोफे पे बैठ के कर लो, पलंग पे बैठ के कर लो, पैर फैला के कर लो, सामने पैर फैला लो, दीवार से पीठ को टिका के कर लो, जैसे मर्जी आए वैसे कर लो। लेकिन व्यायाम नियमित जरूर करें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इससे अगर आप इसका फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा। अगर आप कोई भी व्यसन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल एडिक्शन है, तो स्ट्रिक्टली कोशिश करके उसको क्विट कर दीजिए। क्योंकि अगर हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो फैटी लिवर या लिवर डिसऑर्डर्स के लिए वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और अगर उसके साथ में हमने कुछ गरिष्ठ आहार ले लिया तो निश्चित ही वो कोलेस्ट्रॉल को एनहेंस करने का काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बड़ा फैक्टर बन जाएगा वो, और उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। इसलिए स्मोकिंग और अल्कोहल अगर लेते हैं तो आप उसको क्विट कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। वजन को सामान्य करने का काम जरूर किया जाए। वजन सामान्य रखने के लिए, वैसे तो वजन को सामान्य रखने के बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन आप तो एक सिंपल सा फॉर्मूला देख लो। आप तो टोटल इंचेस इज इक्वल टू टोटल वेट। आप तो ऐसा मान लीजिए जैसे अगर किसी की हाइट 5 फीट 8 इंच है तो उसका वेट कितना होना चाहिए? 68 kg। अगर किसी की हाइट 5 फीट 10 इंच है तो वेट कितना होना चाहिए? 72 kg। अगर किसी की हाइट 5 फीट है तो वजन कितना होना चाहिए? 60 kg। मतलब 1 फीट में 12 इंच होते हैं, और 12 इंच अगर होते हैं तो कितने फीट आपकी हाइट है इनटू आप उतने 12 इंच कर दो, आपका टोटल वेट निकल के आ जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला और भी है, जैसे फीमेल के वेट को मेजर करने के लिए टोटल सेंटीमीटर्स -105 इज इक्वल टू टोटल वेट। तो अब अगर इस फॉर्मूले में सेट करते हैं तो फिर बहुत बहुत कम आता है। ये फीमेल के लिए बेसिकली, मेल के लिए ये वाला नहीं है। मेल के लिए अगर वेट को आप मेजर करना चाहो तो बीएमआई से मेजर कर सकते हो। बीएमआई क्या होता है? टोटल वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट के मीटर्स के स्क्वायर इज इक्वल टू बीएमआई आ जाएगी। वो बीएमआई आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये विशेष कुछ चीजें हैं जिनका फॉलोअप अगर आप रेगुलर करेंगे, जो दवाइयां आपकी चल रही हैं उनको क्विट करने की कोशिश तुरंत प्रभाव से मत करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दवाइयां आज से बंद कर दो। आज से बंद मत करो, आप पहले कम से कम 1 महीने फॉलोअप रखो कि आपकी शुगर कितनी है, आपका बीपी कितना है, आपने कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लिया, कोलेस्ट्रॉल कैसा आ रहा है, आप 1 महीने फॉलोअप करके देख लो। फॉलोअप कर रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल या फिर बाकी ये पैरामीटर्स आपके कम आ रहे हैं, आप दवाइयों को धीरे धीरे करके कम कर लो। क्योंकि होता यह है कि दवाई बोले 3 महीने पहले दवाई बंद कर दी थी और बाद में फिर से कोलेस्ट्रॉल चेक कराया तो पहले तो केवल 210 ही था और अब कोलेस्ट्रॉल आया 280। तो ये फिर चौंकाने वाले रिजल्ट भी दे सकता है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ा हुआ है और हमको पता ही नहीं है और हम दवाई तो ले नहीं रहे हैं, तो निश्चित ही वो फिर कहीं कोई अंदर अंदर क्या कर रहा है अपने को पता नहीं लगता। और वैसे भी हमने एक पहले भी बताया हुआ है कि शरीर बहुत सारे संकेत देता है, लेकिन हम उन संकेतों को सुन नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है। अगर हम उन संकेतों को सुनने लग जाएं तो शरीर तो हर बार बताता, टोकता है आपको कि ये गड़बड़ हो रही है, यहां गड़बड़ है, लेकिन हम उन संकेतों को जब तक सुनते रहे तब तक हमने बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं कराए। कहां टेस्ट होते थे? वैद्य
ऐसे देख करके वात पित्त कफ से ही बहुत सारी चीजें जान लेते थे। वात पित्त कफ का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या आपका पैटर्न चल रहा है, वाता बढ़ा हुआ है, पित्ता बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है या कम हुआ है, क्षीणता और वृद्धि दोनों ही चीजें होती हैं। उसके हिसाब से आपके शरीर में क्या क्या चल रहा है आपको जानकारी मिल सकती है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम यही वीडियो को विराम देते हैं। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई आपका कोई प्रश्न हो या आपको कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई हो, आप पूछ लेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, चिंता मुक्त जरूर रहिए, यह विशेष ध्यान रखा जाए। और एक विशेष चीज, अगर हम अभी आज ही मेरे पास एक बच्चा आया कि जब से ये न्यूज सुनी है बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है कि कहीं कोई ऐसी समस्या तो नहीं हो जाए, हमारे यहां दर्द रहता है सीने में, गैस्ट्राइटिस का केस है, एंडोस्कोपी कराई हुई है, गैस्ट्राइटिस की वजह से पहले से ही दर्द हो रहा था, दर्द तो 15 दिन पहले से हो रहा था, लेकिन अब वो दर्द जो है बढ़ा हुआ, अब ये न्यूज चल रही है। तो कैसे करके ये चीजें काम करती हैं आप देखिए। अब वो आज बड़ा चिंतित कि सर ये समस्या हमको लग रही है, हमको ये लग रहा है कि कहीं कोई वैसी समस्या तो नहीं हो जाएगी। इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हालांकि अगर कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत लगे, आप अपने रिपोर्ट्स मुझे भेज सकते हैं, आप अपनी समस्या को लिख करके मुझे बता सकते हैं, क्या कराना है मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंतित ना रहिए, चिंतन जरूर करते रहिए। अगर कोई समस्या है मैं हूं, मुझे एक बार आप अपने सारे प्रोफाइल्स भेजें, मैं देख लूंगा। अगर कहीं कोई समस्या या कोई टेस्ट कराना है, कुछ करना है, क्या आपको फॉलोअप करना है, मैं बता दूंगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।